बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है सब। आज बेटा इंटीग्रेशन लेके आए तो फिजिक्स 11 काइनेमैटिक्स चैप्टर 3 लेक्चर 11। लेक्चर 10 में हमने डिफरेंशिएशन की बात की, लेक्चर 9 और 10 के अंदर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दो होने वाले इंटीग्रेशन के। एक तो मैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करूंगा आज लेक्चर 11 में, और लेक्चर 12 में यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में बेटा इंटीग्रेशन कैसे यूज होगा, ठीक है, वहां हम क्वेश्चंस लगाएंगे डिफरेंट। ठीक है, तो आज बेटा इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह में या डेली आम भाषा में सुनते रहते हैं कि भाई इंटीग्रेशन की जरूरत है, देश को इंटीग्रेशन की जरूरत है, यानी सभी मजहब, सभी कास्ट, रंग भेद कोई ना हो, सब जुड़ कर रहे हैं, मतलब जुड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। जोड़ना मतलब सम अप करना, सम अप कर देना, यानी ऐड कर देना। ठीक है, तो सम अप जो है एस, सम अप का एस, ये इसी को बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया ये, तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां हमें कई चीजें जोड़नी हो तो वहां इस साइन के जरिए हम जोड़ेंगे। तो ये तो बात रही इंटीग्रेशन क्या है, जोड़ना, सम अप करना। ठीक है, सम अप यानी एस, एस से हमने निकाला साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट समझ लें बेटा। ये जो इंटीग्रेशन है, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट इंटीग्रेशन है, जिसकी हमें यहां बात करनी है, ठीक है, ये क्या रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का बच्चों उलट है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है। कैसे रिवर्स है उस बात को समझिए। ठीक है, जैसे कोई बेटा फंक्शन है एक्स का, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था। कोई फंक्शन था, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया मेरे पास एफ एक्स। भाई मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये क्या आ गया मेरे पास, एफ एक्स आ गया। अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस एफ एक्स का, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लूं तो मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा, वापस से एफ एक्स मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर मैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मान लो कैपिटल एफ एक्स आ गया, इस कैपिटल एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, यही पार्ट आ जाएगा, यही मेरा फंक्शन पुराना वाला आ जाएगा जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था। इसलिए बेटा ये रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, जैसे मैं मान लूं कि भाई एफ एक्स जो है, ऐसे ही लिख देता हूं मैं, जो एफ एक्स है मेरे पास, यानी ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। क्या है ये, या सिंपल ऐसे मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, अभी एक्स लेके चल लीजिए, एफ एक्स जो है एक्स के बराबर है। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, अब मैं यहां पर इसका डिफरेंशिएशन यानी इस स्टेप को फॉलो करूं कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसका, एफ एक्स का। बेटा मैं एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। आपने देखा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी पावर अंडरस्टूड एन यानी 1, एन इज इक्वल टू 1, तो एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1, यानी x की पावर 0 हो गई, यानी इट मींस इट इज 1, ये 1 आ गया। तो कैपिटल एफ एक्स एक तरीके से 1 हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होगा कि भाई कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू, फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ एक्स आ जाएगा, यानी x आ गया, ये आ गया। तो ये मतलब होता है बेटा, यानी इंटीग्रेशन का इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब एक चीज देखें, अब यहां देखो एफ एक्स मेरे पास क्या था, एक्स था। ठीक है, एफ एक्स एक्स आ रहा था मेरे पास, यानी 1 का इंटीग्रेशन करा, वापस एक्स आ गया। अब मैंने कहा बच्चों यहां पर कि भाई जो एफ एक्स है, अब मैंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ये है। तो मैंने फिर से इसका डिफरेंशिएशन किया, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इस एफ एक्स का। जब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं डायरेक्ट रख ही दे रहा हूं, यानी फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1,
x का x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, और 2 का यहां पर 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हो 0 होता है, यानी 1 + 0 यानी 1 के बराबर आ गया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, अब मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा 1 dx, ठीक है, तो अब 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। जब x आएगा बेटा, अब मेरे पास 2 तो आया नहीं, 2 भी आना चाहिए था ना। पहला मेरा फंक्शन क्या था, x, यहां तो ओके है, यहां तो मिल गया मुझे, लेकिन अगर x + 2 होता, x + 2 होता यहां पर, तो वापस से बेटा 1 का इंटीग्रेशन करने पर x मिलता, मुझे 2 नहीं आया। इसलिए मुझे क्या करना होगा कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वहां एक c इंटीग्रेशन कांस्टेंट चिपका देना हो, ऐसी प्रॉब्लम के लिए कि भाई वापस से हमें x + 2 मिल सके, यानी कि c मिल सके, तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये बच्चों इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को भी मैं 2 पार्ट में मान के चलूंगा बेटा, 2 पार्ट में स्टडी कराऊंगा, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, जहां पर अनलिमिटेड x की वैल्यू पता नहीं कहां से कहां, पता ही नहीं है, ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रही है कहां तक जा रही है नहीं मालूम, तो ऐसा इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट में c लगाना जरूरी होगा। लेकिन जब हमें मालूम है कि भाई इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कहां से कहां तक, यानी x की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, या x की वैल्यू 0 से लेके 9 तक, तो ये लिमिट्स अगर मुझे मालूम होंगी तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा। और बात करेंगे अभी, ठीक है। तो बेटा अभी यहाँ पे जब भी मैं इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला लिखूंगा वहां इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में, यानी एक तरीके से मैंने वहां पर डिफरेंशिएशन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इंडिकेट किया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन वहां क्या था कि भाई y और x, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एक मैंने ग्राफ प्लॉटिंग किया, इनके बीच का रिलेशन, मान लो ये प्लॉटिंग मेरे पास इस तरीके से आता है, ठीक है। अब जैसे ए पॉइंट पर मुझे डिफरेंशिएशन, यानी यहां पे मैं एक टेंजेंट खींच दूंगा, ये टेंजेंट, इसका जो स्लोप होगा बच्चों, यानी जो स्लोप आएगा इस टेंजेंट का, dy/dx, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज dy/dx, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गया। ये क्या हो गया, y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इट इज डिफरेंशिएशन एंड diff एंड डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये डिफरेंशिएशन है, ये एक तरीके से स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। तो ये इसका बेसिकली डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, जो मैंने डिफरेंशिएशन के लेक्चर में इसको इंडिकेट किया। ऐसे ही बेटा यहां ध्यान रखिए, जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया को इंडिकेट करता है। मतलब कि भाई अगर मैं यहां पर x और y, फिर से यहां पर एक ग्राफ लेता हूं, मान लो ग्राफ मेरे पास ये आ रहा है, यहां ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब ये नहीं मालूम यहां कहां से शुरू हो रहा है कहां पे जा रहा है, अभी ये नहीं पता, इनडेफिनेट है मामला, ठीक है। अब बेटा यहां पे मैं क्या करूं, यानी जो इंटीग्रेशन का बस सेंस होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा, वो ये होगा कि भाई अगर मैं यहां पे एक पतली सी स्ट्राइप लूं, बहुत पतली सी स्ट्राइप बेटा, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है, तो ये चौड़ाई है dx के बराबर, यानी अप्रोचेस टू 0, बहुत छोटा है dx, ठीक है। यानी जब इतना छोटा है dx, तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो y के बराबर होगी, दोनों जगहों पर, दोनों पॉइंट पर, क्यों dx तो बड़ा छोटा है ना, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, y आएगी। ये नहीं कि यहाँ पे y प्लस dy, वो नहीं कर रहा मैं उसको, है ना। तो अब बेटा मैं यहां पर अगर इसका एरिया ले लूं, तो एक तरीके से y इसकी लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई dx, ये एरिया आ गया यहां पर, ठीक है। ये एरिया छोटा सा स्ट्राइप का जो एरिया आ गया y dx आ गया, इसे मैंने dA लिख दिया, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे इंटीग्रेशन का यही सेंस है कि भाई यहां से लेके यहां तक, यानी पूरा मैं इसका एरिया लेना चाहूं, ये जो ग्राफ है और x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना चाहूं, ये पूरा एरिया लेना चाहूं, तो मुझे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इसके एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन सेंस के जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, ये पतली पतली सी स्ट्राइप बना दूंगा मैं, यहां पे एक स्ट्राइप और बना दी,
एक स्ट्राइप और बना दी, ये सभी बेटा पतली पतली स्ट्राइप बना के जोड़ दूंगा तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी एरिया आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन स्लोप को इंडिकेट करता है, तो ऐसे ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि बेटा अगर मैं यहां पर लिमिट बांध दूं कि भाई यहां पर मेरा x a होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए x बराबर b, a से b के बीच का एरिया लेना है मुझे, तो ये लिमिट बन गई, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर मुझे पूरा इन दोनों के बीच एरिया चाहिए a, तो dA का इंटीग्रेशन करेंगे, सम अप करेंगे छोटे छोटे पार्ट का, छोटी छोटी स्ट्राइप के एरिया का सम अप करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे अब मैं लिखता हूं कि भाई dA किसके बराबर, y dx, और dx बेटा x कहां से, a से, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, a से b तक होना चाहिए। ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं इसको ऐसे ही पूरा कि भाई एरिया जो है पता नहीं कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स पता नहीं है एक्स ए के बराबर है कि नहीं, या और कोई वैल्यू है, एक्स बी के बराबर है नहीं, आगे एक्सटेंडिंग है, इधर भी आगे एक्सटेंडिंग है, तो ऐसे केस में ए इज इक्वल टू वाई डी एक्स आ गया। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट, यहां लिमिट नहीं पता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां बेटा इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं पता है, कहां से स्टार्ट होगा, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक चलेगा। अगर ऐसा होगा, इन लिमिट के बीच में अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट लगाना पड़ेगी इस तरीके से। तो ये सेंस बन रहा है यहां पर इंटीग्रेशन का। अब बात ये आती है कि भाई अभी तो कर्व ये है, अगर मान लो मेरे पास ये होता कि कोई लेंथ होती, रॉड होती एक्स एक्सिस के अलाउंग, यानी किसके अलाउंग बच्चों, एक्स एक्सिस, तो इसका भी सेंस समझिए। सिर्फ इंटीग्रेशन में यही नहीं जोड़ रहा, अगर ऐसा कर्व होगा तो एरिया आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया कर्व किसके बीच में, कर्व n बिटवीन द एक्स एक्सिस। अगर मान लो मेरे पास एक कोई लेंथ आ गई एक्स एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, तो अब उस सेंस में हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, इसमें भी समझिए इस बात को। छोटी सी स्ट्राइप ले लेता हूं मैं, ये ठीक है, छोटी सी स्ट्राइप ये ले ली, ये छोटी सी स्ट्राइप ले ली। अब ऐसे ही और छोटी स्ट्राइप ये ले ली, इसका भी dx ब्रेथ, dx ब्रेथ, dx ब्रेथ, dx ब्रेथ, ऐसे बेटा जोड़ता चला जाऊंगा। तो पूरी मेरे पास मान लो लेंथ l के बराबर है, तो यानी l लेंथ इज इक्वल टू dx प्लस dx प्लस dx एंड सो। मान लो n तक तोड़ दिया तो dx यानी अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो बेटा यहां पे भी बताने के लिए ना कि मैं इसको सम अप कर रहा हूं, ये सम अप कर रहा हूं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगा, लेंथ के बराबर आ जाएगा। अगर ये एक्सटेंडिंग कर रही है पता नहीं कहां से कहां तक, तो इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहां से यहां तक कुछ लिमिट बांध दूं कि भाई यहां इस पॉइंट से 1 से 5 के बीच में, 1 यूनिट से 5 यूनिट के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो 1 यूनिट से 5 यूनिट के बीच में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मान लो ये लेंथ आ गई मेरे पास L1, इतना पार्ट L1 आ गया। ठीक है, तो ये मतलब होता है बेटा डेफिनेट और इंडेफिनेट में। तो यहां मेरे पास पूरी लेंथ आ जाएगी, यहां अगर एक्स एक्सिस के लाऊंगे लेंथ आ जाएगी, और यहां अगर इस तरीके का ग्राफ है तो इंटीग्रेशन का सेंस होगा कि भाई एरिया, पूरा एरिया कवर्ड कितना है, इन लिमिट्स में एरिया कितना आ रहा है, यहां पर पूरी लेंथ कितनी आ रही है। तो ये बेसिक सेंस होते हैं ना बेटा। अब यूज करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला। अब कुछ बेसिक फॉर्मूला लेके चलेंगे। बेसिक फॉर्मूला है, अब बेसिक फॉर्मूला है नंबर 1 बेटा। सबसे पहले वही मैं ले रहा हूं जो मेरा पहला एग्जांपल था कि भाई y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहां पर क्या कर दिया मैंने कि भाई यहां पर dx ऐसे करके रख दिया, 1 का dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने कहा कि भाई जैसे y इज इक्वल टू x है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, वापस से x आ जाएगा, ये x आ गया। क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट चिपकाना पड़ेगा। मैंने बताया आपको बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत क्यों है, इसलिए मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट
हर जगह यूज करना होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की। तो बेटा 1 का x के रेस्पेक्ट में x प्लस सी आ गया। अब आपने कहा सर मैं तो वेरिएबल चेंज करूंगा, मैं तो 1 का t के रेस्पेक्ट में लूंगा। तो बेटा जिसके रेस्पेक्ट में आप 1 को इंटीग्रेट करोगे वही वेरिएबल, यानी x के रेस्पेक्ट में किया x आ गया, t के रेस्पेक्ट में करेंगे t आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपने कहा कि सर s के रेस्पेक्ट में करें, भाई s के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, s प्लस सी आ गया, एंड सो ऑन। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है बेटा, x रेज टू दी पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन एक शर्त है इसमें, शर्त है, कंडीशन है कि भाई n शुड नॉट बी -1, ये -1 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है इसकी। ये क्या है बच्चों? शर्त है कि भाई, शर्त, तो यानी कि यहां पर ये शर्त लगी हुई है कि भाई n -1 नहीं होना चाहिए। अगर x -1 हो गया तब क्या होगा? अगर x -1 कर देंगे बेटा, यहां पर n -1 कर दो, x की पावर यानी -1 प्लस 1, नीचे खतरा है बेटा, ये क्या आ गया? 0। तो 1/0, एक तरीके से 1/0 क्या आ गया? इंफिनिटी, अनडिफाइंड। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसका एक अलग फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए कि भाई अगर x की पावर यानी n -1 है, x की पावर -1 dx, या बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dx अपॉन x, इट इज log, नेचुरल log e बेस x, और साथ में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। यहां पर भी c चिपका ही है इसमें, प्लस c, यहां कर दीजिए प्लस c, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सब में लगाते चल रहे हैं ना। अब देखो यहां पे जैसे इसका मैं इस्तेमाल करूं कि भाई जैसे यहां पे x की पावर n है, भाई x की पावर 2 dx, x की पावर 2, x रेज टू दी पावर 2 dx। बेटा अब ये 2 पावर है, -1 तो है नहीं, ये फॉर्मूला काम करेगा, वैलिड रहेगा। तो डायरेक्ट लगाइए x n प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, और c चिपका दीजिए x³ अपॉन 3 प्लस c, ये कितना हो गया? x³ अपॉन 3 प्लस c। अब जैसे मेरे पास आ गया पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आ गया कि भाई 1 अपॉन x की पावर 3 dx, ये लिखा होता, ठीक है। तो बेटा इसकी पावर को ऊपर ले जाइए, x रेज टू दी पावर -3 dx, इंटीग्रेट करिए, x की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस c, तो इट बिकम्स x रेज टू दी पावर -2 प्लस c, ये हो गया। तो इस तरीके से हम इसे अप्लाई करते चले यहां पर, ठीक है। नाउ कुछ और फॉर्मूला लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस लेते हैं। मेरे ख्याल से चौथा पॉइंट होगा। अब जैसे मुझे करना है साइन x के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान रखिए ये माइनस कॉस x हो जाएगा प्लस c। ऐसे ही कॉस x का इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन x प्लस c, ठीक है। नाउ सेक स्क्वायर x का करना है तो ये हो जाएगा 10x प्लस c। ऐसे ही मुझे करना है कॉसेक स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया माइनस कॉट x प्लस c, ये आ गया। ऐसे ही मान लो एक फंक्शन और दे रखा है कि भाई sec x एंड 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये डायरेक्ट हमारे पास sec x आ गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऐसे ही cosec x इंटू कॉट x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c, ये आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेसिकली बच्चों यहां पर फिजिक्स में तो इनका इतना यूज नहीं आएगा, साइन कॉस का तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी का मुश्किल है, बाकी जो है मैथमेटिकल कंसेप्ट है, वहां मैथमेटिक्स में खूब एक्सरसाइज करने पड़ेंगे आपके इसके, ठीक है। अब बेटा यहां पर
एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले देता हूं मैं ई, मान लो ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स, तो बेटा इसका ई एक्स प्लस सी रहेगा, ई एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करने होते हैं। नाउ अब बेटा जहां पे कुछ थ्योरम्स होती है इंटीग्रेशन में, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, अब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स नंबर 1, ठीक है, जैसे सी यू डी एक्स, सी कांस्टेंट है, सी क्या है बच्चों, सी यहां पर कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया करिए। भाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अंदर और बाहर कर सकते हैं जब मर्जी होती है जरूरत के हिसाब से। तो बस u का dx मतलब इसका ये हुआ जैसे 2x² dx, ये बच्चों मुझे इंटीग्रेशन करना था, तो 2 कांस्टेंट लाइक c हो गया, इट कम्स आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x² dx, ये आ गया। ठीक है, सी तो चिपकेगा सब जगह, लगाते रहिए है ना, मैं कहीं भूल जाऊं तो आप लगा लीजिए इसमें। तो बेटा अब यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 2, अब यहाँ पे फिर से कर दें, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा यहाँ पे x³ प्लस c, ये आ गया। तो बस 2 जो c है इसे बाहर रखना है, यहाँ 2 हो गया, 2 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, अब मान लो जैसे दूसरी थ्योरम की बात करें, जैसे इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v dx, ये दे रखा है। ठीक है, और फंक्शन भी हो सकते हैं w वगैरह एटसेट्रा, मैंने अभी 2 लेके चले हैं u एंड y। बेटा यहाँ पे बारी बारी से इंटीग्रेशन कर दीजिए, u का x के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस v का x के रेस्पेक्ट में, जो भी साइन हो सी, अगर प्लस है तो प्लस लगा रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा अब जैसे हमें दे रखा है x प्लस 1/x², इसका इंटीग्रेशन करना है, x प्लस 1/x² का इंटीग्रेशन करना है। तो बारी बारी से ये u हो गया, ये v हो गया, ये दोनों ही x के फंक्शन है, u = x एंड v = 1/x²। तो बारी बारी से इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो पहले u यानी x का, x के रेस्पेक्ट में, फिर v यानी 1/x², x के रेस्पेक्ट में। तो बेटा ये मेरे पास हो गया x, ये 1 पावर मान लीजिए, ये हो गया 1 + 1/1 + 1 प्लस, अब बेटा यहाँ पे x की पावर -2 हो गया, तो x की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c। अब देखो यहाँ x²/2 हो गया, यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, माइनस, ये वाला माइनस साइन आ गया। ठीक है, और ये माइनस यानी 1/x हो गया प्लस c, ये आ गया। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे हम थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक चीज और लिखते हैं, अब देखो जैसे हमें दे रखा है कि भाई जैसे मान लीजिए e⁻³ 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमारे पास देखो फॉर्मूला था e⁻x, इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 3x आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन तो x के हिसाब से करना ही करना है, उसके हिसाब से e⁻³ आएगा ही आएगा। फिर डिवाइड करके बेटा, ठीक है, अगर ये x नहीं है, कोई मल्टी टर्म में लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन है या और प्लस माइनस करके 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके नीचे डिवाइड कर देंगे और इंटीग्रेशन साइन चिपका देंगे। तो बेटा अब यहाँ पे e3x अपॉन, अब 3 का x के रेस्पेक्ट में, 3 तो बाहर आ जाएगा, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1, ये 3 हो गया प्लस, ये आ गया। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं बेटा, जैसे मेरे पास आ रहा है sin n θ dθ, अब x की जगह थीटा कर लिया मैंने। ठीक है, अब sin θ होता तो माइनस cos θ आ जाता, तो यहां सबसे पहले sin n θ का cos θ तो करना ही करना है, माइनस cos n θ, ये तो होना ही होना है।
ठीक है, अब नीचे डिवाइड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में m थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस c। तो बेटा ये हो गया माइनस कॉस m थीटा अपॉन m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1, यानी m ये हो गया प्लस c ये हो गया। ठीक है, अब मान लो एक तीसरा क्वेश्चन और लिखते हैं। बेटा अब हमें दे रखा है ax प्लस बी रेज टू दी पावर n dx, इसका करें, पॉज करके कर सकते हैं इसे, ये जनरली स्कूल के अंदर पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहां पर अब पूरे को आप क्या मान लो, पूरे को यानी कि u मान सकते हो, पूरे को आप क्या मान ले, u मान ले, यानी u इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारे पास हो गया। बस अब बेटा यहां से आप डायरेक्ट करिए। वैसे देखो मैं अगर इसको यहां पे करूं कि फिर अब dx की वैल्यू यहां पे लगाऊं, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, फिर भी मैं कर देता हूं। ठीक है, अब बेटा यहां पे मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, du यानी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, du अपॉन dx, तो ये a हो गया, ये b 0 हो गया, कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ आ गया du अपॉन dx इज इक्वल टू a के बराबर। ठीक है, अब बेटा यहां पर अब ये देखिए कि भाई ax यहां रख दें, a किसके बराबर है, ax प्लस b किसके बराबर है, u के बराबर un dx। अब dx को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, यहां पे dx इज इक्वल टू, a को नीचे ले आइए, du ओवर a, du ओवर a, ये हो गया। अब a को बाहर निकाल दीजिए, a को बाहर निकाल दिया, un du, बेटा यहां पे 1 अपॉन a, फॉर्मूला लगा दीजिए, x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, u n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया। अब बेटा u का u क्या है, u रख दीजिए यहाँ पे, 1 अपॉन a, यानी u क्या है, ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया। ऐसे कर सकते हैं, या मैं डायरेक्ट भी कर सकता था बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट यानी पूरा फंक्शन मेरे दिमाग में है ही, तो इस पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ax प्लस b n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन यानी कर देता हूं मैं, यानी क्या कर दिया मैंने यहां पर, इंटीग्रेशन ax प्लस b रेज टू दी पावर n dx, तो पूरा इसको एक टर्म मान लिया, एक टर्म मान लेंगे ax प्लस b n प्लस 1, क्योंकि x का है ना, x का इस x शामिल है, तो पूरा टर्म x की तरह हो गया। ठीक है, तो ये n प्लस 1 ये हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, ax प्लस b, करिए इसको भाई, b तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, a बाहर निकल आएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, फिर से आपके पास क्या आ गया, a n प्लस 1 तो डिनोमिनेटर में, ax प्लस b रेज टू दी पावर n प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे हमें क्या रखा है कि भाई cos स्क्वायर x dx, ये वैल्यू निकालिए, यानी ये वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा, पॉज करके कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें भाई, cos 2x इज इक्वल टू, तीन फॉर्मूला होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो मैंने बीच वाला ले लिया cos, यानी cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब बेटा यहां पे इसको इधर ले जाइए, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, तो यहां cos स्क्वायर x बच्चों कितना आ गया, इट इज cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो cos स्क्वायर x की जगह ये रख दीजिए, cos स्क्वायर x की जगह क्या रख दें, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx, ये आ गया भाई, cos स्क्वायर 2x प्लस 1 dx अपॉन 2, 2 तो बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन 2, ये बाहर हो गया। अब बेटा यहाँ पे cos 2x प्लस 1, तो u प्लस v, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v विद रेस्पेक्ट टू x, u का डिफरेंट इंटीग्रेशन प्लस v का इंटीग्रेशन, तो बारी बारी से कर दीजिए इसको, यानी एक बार कर दीजिए cos 2x का इंटीग्रेशन
cos 2x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में प्लस एक बार 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, cos 2x का करेंगे, cos 2x का करेंगे तो फिर से cos का करेंगे, sin 2x तो आएगा ही आएगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 ये लगा दिया यहां पर। ठीक है, प्लस अब 1 का करेंगे, 1 का x के रेस्पेक्ट में x आ गया, ये आ गया, प्लस बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये चिपका दीजिए। तो इस तरीके से यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे करना है, जैसे मुझे लेना है tan स्क्वायर x, ये करना है, tan स्क्वायर x को करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो बेटा हमें ये मालूम ही है tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है, tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो बेटा यहाँ पे tan स्क्वायर x कितना हो गया, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1। तो tan स्क्वायर x की जगह ये वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा। तो बेटा एक तरीके से मुझे इंटीग्रेशन करना होगा sec स्क्वायर x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो बारी बारी से कर दीजिए बेटा इसको, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, ये tan x आ गया। ठीक है, और 1 का x के रेस्पेक्ट में x आ गया प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 1/1 माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब यहां क्या करिए, 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट कट के फिर से वही आ जाएगा। तो अब बेटा यहां पे डिफरेंस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया dx। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, hence 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। अब बेटा बारी बारी से लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 के साथ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx सेपरेट कर लिया मैंने। ठीक है, और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहां पे इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं कि भाई इट इज sec स्क्वायर x, ये हो गया प्लस, अब देखो एक कॉस बाहर निकाल लें, यानी कैसे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, आगे कर लें या फिर पीछे कर लें। ये बेटा tan x हो गया और ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स sec x। एक तरीके से आ गया इट इज sec x एंड tan x, इसका तो हमें पता ही है। अब दोनों बेटा इनके इंटीग्रेशन पता है, sec स्क्वायर x का आ गया tan x और इसका मेरे पास आ गया sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से बेटा तमाम ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एक करते हैं, भाई मुझे tan x का इंटीग्रेशन करना है, tan x का इंटीग्रेशन करना है, तो tan x को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, sin x cos x, ये dx हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, cos x को आप u मान लीजिए, cos x को क्या मान लिया आपने, u मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, t भी मान सकते हैं, तो cos x को मैंने u मान लिया। बेटा इसको यहां पे डिफरेंशिएट किया, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, cos x को और u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो du, पहले u लिखे दे रहे हैं, du इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन x, ये आ गया, du इज इक्वल टू माइनस साइन x, यानी किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, यानी x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, यानी u का x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब बेटा यहां पे dx की अगर मुझे वैल्यू चाहिए होगी, dx की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो आसानी से लिख सकता हूं मैं,
dx इज इक्वल टू, इंटरचेंज कर दूं तो माइनस du अपॉन साइन एक्स। अब यहां पर आ जाए बेटा, यहां पर क्या है 1 अपॉन साइन एक्स, अब ये क्या था साइन एक्स dx, साइन एक्स dx यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू। साइन एक्स डी एक्स को बच्चों क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू लिख सकते हैं, अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या है u आ गया, तो बेटा ये आ गया मेरे पास, यानी डी यू अपॉन यू। अब सोच के देखिए भाई 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, या u की पावर ऊपर ले जाए -1, जब n इज इक्वल टू -1 होता है बच्चों तो कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, नेचुरल लॉग लॉग ई बेस एक्स। तो ये मेरे पास आ गया माइनस लॉग ई बेस यू, ये आ गया, क्योंकि यहां पे u है वेरिएबल तो u ले लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ बेटा अब वैल्यू प्लेस कर दो, लॉग ई, u कितना है मेरे पास, u क्या माना हुआ है cos x, cos x ये हो गया, यानी log e बेस cos x माइनस में प्लस c, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, tan x का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। कभी कभी बच्चों जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाते हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी क्या नाम है इसका, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। जैसे u और v dx इंटीग्रेशन, बेटा अब यहां पे u इंटू वी, u और v दोनों ही x के फंक्शन है, इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले u को बाहर छोड़ दीजिए, u को बाहर छोड़ दीजिए, v का इंटीग्रेशन कर लीजिए, u को बाहर छोड़ा v का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, माइनस करके इंटीग्रेशन लगाया, एक यहां पर यानी स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे करके स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। फिर बेटा यहां पे जो पहला फंक्शन u है उसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर से इंटीग्रेट कर दिया v dx को, v का तो इंटीग्रेशन ही है, यहां पर भी इंटीग्रेशन है और अंदर भी इंटीग्रेशन है, ठीक है। फिर बेटा यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और dx ये कर, ये बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है, यानी u इंटू वी dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहला फंक्शन u छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, और दोनों का मिला के प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मिला के इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अब जैसे मान लो मुझे दे रखा है कि भाई एग्जांपल लेते हैं x e रेज टू द पावर x, इसका बेटा इंटीग्रेशन मुझे करना है, ठीक है। या कुछ चीजें ध्यान रखिए, जैसे जो लॉग होते हैं, जैसे लॉगरिथम है, लॉगरिथम जो लॉगरिथम के पैरामीटर है, ठीक है, उनको u मान के चलते हैं जनरली, ये u मान लिया, अगर लॉगरिथम किसी प्रोडक्ट के अंदर लॉगरिथम आ रहा है तो उसको u मान लेंगे। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो पीछे जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, या एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है हमें, एल्जेब्रिक फंक्शन x, तो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आएगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये लास्ट में आते हैं और ये पहले आ जाता है लॉग का, ठीक है, और एल्जेब्रिक बीच में रहते हैं। तो ना सबसे पहले जैसे x इंटू ई एक्स डी एक्स, तो बेटा अब यहां पे u ये हो गया, एक्सपोनेंशियल तो पीछे, इसे तो v मानो, v माना जाएगा। अगर यहां पे log ex होता तो log को u मानते, log को u मानते, एक्सपोनेंशियल क्या जाता है हमेशा, इसको v जाता है, एक्सपोनेंशियल v जाएगा और log क्या जाएगा, u जाएगा, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि भाई इनवर्स फंक्शन भी आ रहा है तो वो log से पहले हो जाएगा, तो इनवर्स फंक्शन तो अभी मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स का काम नहीं हो रहा है, हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं कर रहे हैं, ये फिजिक्स का बेस बन रहा है, तो छोटे छोटे इंटीग्रेशन रहेंगे बेटा उसके अंदर, बड़े फंक्शंस नहीं रहेंगे ना। अब u सबसे लगाइए फॉर्मूला, u को लिखा रहने दीजिए, v का इंटीग्रेशन माइनस, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। अब बेटा पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, u कौन है, x है,
तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर से इसी का इंटीग्रेशन होगा, ex का इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, dx ये लगा दीजिए, नाउ x ये हो गया, इसका तो ex रहेगा माइनस, अब बेटा यहां पर dx का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, ये फिर से क्या आ गया, ex आ गया, यानी dx ये हो गया, नाउ x into e raised to the power x माइनस, तो बेटा ex का यानी 1 into ex का dx के रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में वापस से क्या आ गया, ex आ गया, तो ex चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 1 ये आ गया, तो ऐसे करके लिख देते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे एक लें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, log ex, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log e बेस x आ रहा है, अगर log का करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो इसे भी हम बाय पार्ट से कर सकते हैं। मैंने कहा कि भाई जो log होता है वो log जनरली कैसे u लिया जाएगा, तो अब दूसरा फंक्शन तो है नहीं, मैं अपनी तरफ से एक चिपका देता हूं यहां पर 1 तो हर जगह लगा सकते हैं, तो u तो ये हो गया बेटा और v क्या हो गया 1, तो जो लॉगरिथम होता है उसे u लेते हैं और एलजेब्रिक यानी 1 जो हो गया इसे भी हम क्या लेंगे, v लेंगे, इसको u मत लीजिएगा, इसको फंस जाएंगे वरना फिर बेटा, अब यहां पे u ले लिया और ये v ले लिया, अब u log ex, अब v 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ठीक है, अब बेटा यहां पे जो पहला फंक्शन है हमारे पास इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, d अपॉन dx log e बेस x, अब इनटू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन 1 का ही होगा और वापस बाहर क्या लगा दिया, dx लगा दिया, ठीक है, तो बेटा यहां पे हो गया log e बेस x, ये 1 का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ गया, ये x हो गया, ठीक है, माइनस, अब बेटा log e x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करते हैं log e x आ जाता है, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन x इनटू x ये आ गया dx, बेटा x से x ये चला गया, अब 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में log e बेस x इनटू x माइनस, बेटा 1 का x के रेस्पेक्ट में x आ गया, चाहे तो x कॉमन ले लें तो ये क्या आ गया, log e बेस x माइनस 1 प्लस c, कहीं मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट भूल जाऊं तो फिजिक्स में जनरली हम लोग लगाते नहीं है ना, तो कभी कभी स्लिप हो जाता है, आप लगा दीजिए कहीं रह गया हो, ठीक है, तो x log e बेस x माइनस 1 प्लस c, तो ये आ जाता है बेटा इसका, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम ऐसे फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अभी तक तो मैंने बात की इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर लूं मैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब जैसे मुझे करना है कि भाई fx का इंटीग्रेशन करना है, या ऐसे करिए कैपिटल fx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो मेरे पास क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, fx प्लस c, ये था मेरे पास, अब ये इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट में ये लिखा था मैंने, अब जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा यहां पर, लिमिट लगाऊंगा f x dx a to b, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, a से b तक होना चाहिए, x a से लेकर x इज इक्वल टू b होना चाहिए, x a to b बिटवीन a एंड b के, a और b के बीच में मुझे fx को इंटीग्रेट करना है, तो भाई इंटीग्रेशन के बाद fx तो आएगा ही आएगा, ठीक है, fx तो आएगा ही मेरे पास, और साथ में c आ रहा है, अब यहां पर ये अपर लिमिट कहलाती है, ये लोअर लिमिट कहलाती है, अभी मैं फिलहाल b लिखे दे रहा हूं और ये a लिखे दे रहा हूं। अब बेटा जो वेरिएबल होता है x की जगह मुझे b रखना होगा अपर लिमिट,
फिर पूरा माइनस करके लोअर लिमिट लगानी होगी। तो बेटा अब यहां पे जैसे एफ एक्स की जगह बी लगा दिया मैंने प्लस सी। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट है, एक्स का तो कोई टर्म है नहीं यहां पर ना। अब क्या करते हैं, इसे जब अपर लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे माइनस करके लोअर लिमिट लगाते हैं। अब बेटा लोअर लिमिट लगाई, एक्स की जगह ए हो गया एफ ए, अभी भी ये सी रहा, लोअर लिमिट ये हो गई। अब इसे मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी। देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कट गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब ये एफ बी माइनस एफ ए। एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, हमारे जो फिजिक्स के अंदर जब हम यूज करेंगे तो जनरली डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होगा। अब वो लिमिट हमें कैसे देगा, बाउंड्री कंडीशन कैसे देगा, लिमिट यानी बाउंड्री कंडीशन वो हमें बना के दे देगा कि भाई टी जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो या टी जीरो पर वेलोसिटी जीरो, ऐसे करके। तो ये हमें जब लिमिट एक तरीके से दे रहा है तो उस टाइम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो हमारे फिजिक्स में क्वेश्चन जो बनेंगे वहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट जनरली यूज नहीं करना होगा, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में वो गिवन कर देगा, यानी लिमिट इंडिकेट कर देगा, ठीक है। यानी टी टाइम पे तो आपसे निकलवाएगा और टी जीरो पे बता देगा आपको कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है या वेलोसिटी जीरो है। इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक दो जगह बेटा, इसको कैसे इसको यूज करना है। जैसे मेरे पास बड़ा सिंपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 to 3। बेटा ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो सबसे पहले एक्स का इंटीग्रेशन तो आप कर ही दो, एक्स का इंटीग्रेशन तो आप कर दो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब यहां सी से बेफिक्र हो जाइए, सी को मत लगाइए। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर क्या है 1, अब तो फॉर्मूला काम करेगा। एक्स की पावर -1 पे काम नहीं करेगा। तो बेटा एक्स की पावर 1 एक्स प्लस 1 यानी 2/2 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, और ये लिमिट लगा देता हूं अपर एंड लोअर। अब लिमिट अप्लाई करने का तरीका, लिमिट अप्लाई करने का तरीका, पहले अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट लगाइए, एक्स की जगह 3 कर दीजिए, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट लगाइए 1 स्क्वायर बाय 2 यानी 9/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो बस बेटा यहां पर क्या आ गया, 4 ये आ गया मेरे पास, 9 ये आ गया, 2 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ 7/4, तो 7/4 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और देखते हैं, अब देखो बच्चों मेरे पास sin x dx 0 से π/2, इस लिमिट पर से इंटीग्रेट करना है। तो sin x का इंटीग्रेशन तो करिए करिए, पहले उसे लिख दीजिए माइनस cos x, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना नहीं है बेटा, अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0, ठीक है। चाहे तो देखो ये माइनस साइन आप बाहर भी निकाल के पहले ही रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब cos x, अपर लिमिट x की जगह cos π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 cos 0, बेटा π/2 cos π/2 क्या आ गया मेरे पास, ये 0 आ गया, और cos 0 क्या आ गया 1 आ गया, तो ये -1 और ये क्या हो गया +1, तो ये आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन करा जाता है। तो आज बेटा लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जैसे मैंने अब शुरू में भी बता दिया कि अब इस पूरे इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज कैसे होगा, इस्तेमाल कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।